NITES यानी नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सीनेट की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि बड़ी टेक कंपनियों में 10,000 से ज़्यादा फ्रेशर्स को ऑनबोर्डिंग का इंतज़ार है। यानी फ्रेशर्स को टेक कंपनियों ने कैंपस प्लेसमेंट या अन्य तरीकों से हायर तो कर लिया, लेकिन अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। कुछ मामलों में तो ये शिकायत 2 साल से ज़्यादा देरी की भी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेशर कैंडिडेट्स को TCS, इन्फोसिस, विप्रो, जेंसर और LTI माइंडेटरी सहित कंपनियों में पोजीशन ऑफर हुई थी, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। लेबर यूनियन से ऑनबोर्डिंग में देरी के बारे में शिकायत की गई है। आज हम NITES की इस रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे फ्रेशर्स की ज्वाइनिंग में क्यों दिक्कतें आ रही हैं और ज्वाइनिंग क्यों अटकी हुई है। ऐसे में फ्रेशर्स को क्या करना चाहिए, पहले पूरी खबर जान लेते हैं हमारी सहयोगी एकता सूरी से। बताइए एकता, पहले तो मामला पूरा क्या है, कब से किन कंपनियों में, हालांकि ज्यादातर कंपनियों के नाम हमने लिए हैं, दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? जी बिल्कुल दीपक, जिन कंपनीज के हमने नाम लिए हैं ये देश की दिग्गज IT कंपनीज हैं। TCS, विप्रो, इन्फोसिस, LTI, माइंडट्री, जेंसर। अब इन्होंने 2022 से लेकर अब तक करीब 10,000 जो IT फ्रेशर्स हैं इनको रिक्रूटमेंट लेटर दे दी, लेकिन अभी तक ऑन बोर्ड नहीं किया। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि इन्फोसिस, हर 3 से 4 हफ्तों बाद इन जो ये फ्रेशर्स हैं इनको एक लेटर दिया जाता है ये दिलासा देते हुए कि आपकी ऑन बोर्डिंग जल्द ही होगी, लेकिन अभी तक ऑन बोर्डिंग नहीं हुई है। और यहाँ पर ये मुख्य वजह ये है कि जितने भी ये कंपनीज हैं इनके मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो नॉर्थ अमेरिका से आते हैं, यूरोप से आते हैं, जहाँ पर टेक स्पेंड जो है वो कम कर दिया गया है क्योंकि प्रोजेक्ट्स की कमी है। इस वजह से नई हायरिंग नहीं हो पाई और जितने लोग इन्होंने कोविड के दौरान हायर किए थे उनको ट्रेन किया ताकि वो अब तक मेजर प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर पाए, लेकिन उसके बाद 2022 से जो नए फ्रेशर्स हायर किए उनकी अभी तक ऑन बोर्डिंग नहीं हो पाई है। और जितने भी देश के दिग्गज IIT हैं उनमें जिन लोगों की जॉब्स लगी भी हैं उनका अमूमन औसतन पैकेज जो है 10 लाख कम ऑफर हुआ है। जो दिग्गज IIT है, टॉप पुराने IITs हैं, वहाँ 30 से 40% ऐसे लोग हैं जो अभी भी जॉब्स ढूंढ रहे हैं और जो नए IITs हैं वहाँ 50 से 60% लोगों को नौकरियों की तलाश है। और ये IIT अलुमनाई का ही डेटा है जहाँ पर ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं अपने जितने भी पुराने स्टूडेंट्स जो हैं जिनकी जॉब्स लग गई हैं, जो कहीं सीनियर हैं, उनको मैसेज कर रहे हैं कि हमें अगर आपके पास कोई वैकेंसी है प्लीज हायर अस, क्योंकि जितने भी ये ऑन बोर्ड नहीं हो पा रहे हैं, जाहिर सी बात है 2022 से लेकर अब तक 2024 तक आपको चिट्ठी मिल गई है, आपको रिक्रूटमेंट की जो है आपको ऑफर लेटर मिल गई है, लेकिन आपकी सैलरी शुरू नहीं हुई क्योंकि आप कंपनीज में ऑन बोर्ड नहीं हुए। दीपक, बिल्कुल बड़ी अहम बात आपने बताई है। इस तरह से इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग जिनको ऑफर लेटर तो मिल गया है, ज्वाइनिंग का इंतज़ार है, बताया जा रहा है, अलग अलग डेट उनको दी जा रही है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही। बहुत ही चिंता का विषय है। बहुत शुक्रिया करेंगे एकता आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। हमारी इस खास चर्चा में जुड़ चुके हैं टीम लीज सर्विस लिमिटेड के फाउंडर ऋतुपर्णा चक्रवर्ती और NITES यानी नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सीनेट के फाउंडर प्रेसिडेंट हरप्रीत सिंह सलूजा। हरप्रीत जी, बहुत स्वागत है आपका, और ऋतुपर्णा जी आपका भी बहुत स्वागत है। हरप्रीत जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आना चाहूँगा, और क्या इंसाइट्स हैं सर? ज़्यादातर चीज़ें तो हमने बताने की कोशिश की आपकी रिपोर्ट की, और क्या कुछ इंसाइट्स हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जिन पर और फोकस करने की ज़रूरत है? दीपक जी, सर्वप्रथम धन्यवाद आपके शो में आमंत्रित करने के लिए। एक ट्रेंड चला आ रहा है कोविड के बाद से, हायरिंग काफी ज्यादा थी कोविड के टाइम में और उसके बाद में एक स्लो डाउन जो हमने देखा हायरिंग में, फिर उसके बाद में कैंपस रिक्रूट्स जो है उनकी कंप्लेंट हमें शुरू हुई आना 2021 में। तो ये 2022 से तो बढ़ गया, लेकिन 2021 के भी अभी भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको विप्रो ने ऑफर लेटर दिए और ज्वाइनिंग नहीं दी। और उसके बाद जब हम लोगों ने नियमित रूप से लेबर मिनिस्ट्री के साथ में बातचीत की और एक मीटिंग हुई थी हमारी लेबर मिनिस्ट्री के साथ में, भूपेंद्र यादव जी के पास में भी हमने ये संदेश पहुंचाया था। वर्बली भी उनसे मैंने डिस्कशन किया था कि सर, अगर कंपनीज ऑन बोर्ड नहीं कर सकती हैं कैंडिडेट्स को, तो उनको ऑफर लेटर ना प्रदान किया जाए, क्योंकि एक वो फॉल्स होप के अंदर एम्प्लॉयज बैठे रहते हैं। वो अपने मतलब जानने पहचान वालों को या फिर रिश्तेदारों को, घर में सभी सदस्यों को वो बता देते हैं कि मुझे इस बड़ी कंपनी में जॉब ऑफर हुई है और मेरा करियर स्टार्ट होने वाला है। उसके कारण क्या होता है कि वो दूसरी कंपनियों के जो उनको ऑफर मिलते हैं
उनको वो ठुकराते चले जाते हैं। हमारी तरफ से भी, यूनियन की तरफ से भी हमने एम्प्लॉइज को और जो ये वेटिंग कैंडिडेट्स हैं उनको यही सलाह दी है कि अगर आपको कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको ग्रैब कीजिए। इसके बजाय कि 2-2 3-3 साल वेट करें, इससे अच्छा है कि जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वहां पर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। अब दूसरा ये आता है कि ये क्यों डिले हो रहा है। हर चीज को ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर मतलब उसका बहाना बना देना या एक एक्सक्यूज ले लेना कि दूसरे देशों में या यूरोपियन कंट्रीज में मार्केट ठीक नहीं चल रहा है, वहां पर स्पेंडिंग कम है, तो हमारे पास में कैपेबिलिटी नहीं है या फिर कैपेसिटी नहीं है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम ध्यान करें कि जो इन कंपनीज के सीईओ हैं, विप्रो के सीईओ थे या फिर इन्फोसिस के सलील पारक हैं, उनका तो पैकेज कभी कम नहीं हुआ। बिल्कुल। 10% हाइक के साथ में 66 करोड़ रुपए उन्होंने लिए हैं, 66 करोड़ रुपए का उनको लास्ट ईयर पैकेज मिला है। तो सलील पारेख जी के पास में जब इन्फोसिस के पास में इतना पैसा है कि सीईओ को 10% हाइक दे सकते हैं, तो फिर इन इन जो फ्रेशर्स को उन्होंने ऑफर लेटर दी है, तो फिर इसको ऑनर क्यों नहीं किया जा रहा है? यही कंप्लेंट लेकर हम अब की बार भी लेबर मिनिस्ट्री के पास में पहुंचे थे। बिल्कुल। और इन्फोसिस का मैटर लेकर जब हम पहुंचे तो जब ये मीडिया में बात आई और मीडिया का हमें सपोर्ट मिला, तो दूसरी कंपनीज में आज हम बात कर रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा फ्रेशर हैं। मुझे आज ही के डेट में सुबह से लेकर अब तक 1150 ईमेल्स आ चुके हैं डीएक्सी टेक्नोलॉजी करके माय कंपनी गॉड। के। तो ये एक कंपनी का नहीं है, ये इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम बन चुका है अभी। और एम्प्लॉइज को सिर्फ अटका देना और उनको रोक के रखना कि ये दूसरी कंपनी ना ज्वाइन करें, तो ये भी कहीं ना कहीं एक आर्टिकल 21 का राइट टू लाइवलीहुड का उनके ऊपर अफेक्ट होता है। बिल्कुल, बड़ी अहम बात आपने कही कि एम्प्लॉयज़ को ऑफर लेटर दे देना, ज्वाइनिंग लेटर दे देना, लेकिन ज्वाइन ना कराना, मतलब बड़ी विचित्र स्थिति है। एम्प्लॉय भी उस जगह फंस जाता है आके कि अब करे तो क्या करे, क्योंकि एक तरफ इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इतने बड़े बड़े ऑफर्स हैं, लेकिन वो ऑफर सिर्फ कागज़ पर हैं, ऑन ग्राउंड नहीं उतर पा रहे हैं, लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है। बड़ा ही विचित्र स्थिति है। ऋतुपर्णा जी, आपके पास आने की कोशिश करेंगे। क्या क्या वजह क्या है, क्या दिक्कत क्या देख रही हैं आप इसमें? ज्वाइनिंग, आप जब ऑफर लेटर देते हैं, जब आप ज्वाइनिंग कराते हैं, क्योंकि आपके पास रिक्वायरमेंट होती है, तभी तो आप हायरिंग करते हैं। हायरिंग करने के लिए आप ऑफर लेटर देने के बाद ज्वाइन नहीं करा रहे हैं, दिक्कतें कहाँ आती हैं इसमें? जिनके पास है तो cost is very disappointing, very sad. My experience with campaign offer है, but तो कोई ऋतुपर्णा जी, आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है, हम उस पर काम करेंगे। एक बार फिर से हम लौटते हैं हरप्रीत सिंह सलूजा साहब के पास। सलूजा सर, काफ़ी कुछ आपने बताया। एक बार मैं इंडस्ट्री का आउटलुक देखने की कोशिश करूंगा आपके ज़रिए कि क्या इंडस्ट्री में वाकई इतनी दिक्कतें हैं कि 10,000 छात्र इंतजार कर रहे हैं सिर्फ इस चीज़ का कि मुझे नौकरी मिले, लेटर लेके बैठे हुए हैं। तो क्या इंडस्ट्री से कुछ बुरे संकेत मिल रहे हैं आगे? क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन हम भी देख रहे हैं जो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंद पड़ गया है। कोविड से बुरी स्थिति तो नहीं है। कोविड में भी हमने देखा कि ऑनलाइन चीज़ें बढ़ी हैं, आईटी का सबसे बड़ा जोर था उस समय। आज ग्लोबल सिचुएशन भले ही बहुत अच्छी ना हो, लेकिन आईटी में फिर भी बेहतर है। लेकिन आपको क्या संकेत क्या मिल रहे हैं? सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं आईटी कंपनीज का एक जो विशियस सर्कल है उसको एक्सपोज करने की कोशिश करूंगा आज। प्लीज। कि जब कोविड था, जब कोविड के टाइम पर लॉकडाउन लगा, कोई भी आईटी कंपनी उस 6 मंथ्स के या 7 मंथ्स के पीरियड में ऐसी नहीं थी जिसमें काम रुका हो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, जहां पर आना जाना एम्प्लॉयज का संभव नहीं था, वहां पर काम रुका। वहां कहीं ना कहीं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट पड़ा हो, ये हमको समझ में आता है। लेकिन आईटी कंपनीज एक ऐसा सेक्टर है जहां पर कोविड के पूरे कार्यकाल के दौरान, पूरे कोविड के पीरियड के दौरान पर काम चलता रहा। और उससे ज्यादा किया है कि बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट थी वो ज्यादा बढ़ी, कम होने के बजाय कोविड के कारण यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़ी। लोगों को अच्छा पैकेज भी मिला, लोगों को अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी मिला, कंपनीज ने प्रॉफिट भी कमाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ, कंपनीज ने जो प्रमोशन देना थे वो बंद कर दिए, अप्रेजल बंद कर दिए। उसका उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक एक्सक्यूज लिया कि कोरोना पीरियड के कारण बिजनेस इंपैक्ट हुआ है, इसलिए हम आप लोगों को अप्रेजल नहीं दे सकते, हम आप लोगों को प्रमोशन नहीं दे सकते, और इंक्रीमेंट सारी कंपनीज ने स्टॉप कर दिए। हालांकि इसका डाउनलाइन इफेक्ट क्या हुआ, एम्प्लॉइज के सेंटिमेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। कोविड के नॉर्म्स जब सारे इजी हुए तो उनको जहां जहां अपॉर्चुनिटीज मिली अच्छे पैकेज में, एम्प्लॉइज ने कंपनीज को ज्वाइन किया। लेकिन
उस टाइम पर भी यही एक सिचुएशन आई थी कि कंपनीज कुछ भी हो, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस का एक एक्सक्यूज लेती हैं, और कुछ भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जब इंक्रीज करने की बात आती है तो कोई ना कोई साधारण सा एक्सक्यूज लेकर सामने खड़े हो जाते हैं। अभी के सिचुएशन में भी आप अगर देखेंगे तो एलटीआई माइंट्री के जो सीईओ हैं, करोड़ों में इनका पैकेज है। आप थियरी डेलापोर्ट जो अभी विप्रो से रिजाइन करके गए हैं, 166 करोड़ रुपीस वो लेके गए हैं। सलील पारेख जी का अमाउंट मैंने आपको बताया 66 करोड़ रुपए, 10% का इंक्रीज उनको सैलरी में मिला है। तो अगर बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण, तो इसका जो भी प्रॉब्लम है वो ग्राउंड लेवल वाला एम्प्लॉय ही क्यों फेस करता है? जो निचले दर्जे का एम्प्लॉय है, जो फ्रेशर है या फिर जो एनालिस्ट लेवल का एम्प्लॉय है, ये वो ही इसकी भरपाई क्यों करे? क्या सीईओ अपनी जेब से इसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं? 66 करोड़ रुपीस में 3.5 लाख के पैकेज है दिए हुए हैं एक फ्रेशर को। आप उनकी प्रॉब्लम का अंदाजा लगाना इतना मुश्किल हो गया है। मेरे पास में ऐसे इमोशनल ईमेल्स आते हैं एम्प्लॉइज के कि घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, माँ बाप की हेल्थ देखना है उसके लिए पैसा नहीं है, बच्चों की स्कूल फीस भरनी है उसके लिए उनके पास पैसे नहीं है। और दूसरा, उनको एक सोशल स्टिग्मा बहुत ज्यादा है कि वो जब बता देते हैं अपने रिलेटिव्स को या जान पहचान वालों को या फ्रेंड सर्कल में कि अरे मैं तो इन्फोसिस में ज्वाइन होने वाला हूँ, मैं विप्रो में ज्वाइन होने वाला हूँ, या बड़ी आईटी कंपनी से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। बड़ी अजीब सिचुएशन हो जाती है सर कि आपके पास लेटर होता है, आप सब जगह बताते हैं, आप खुशियां मनाते हैं कि मुझे नौकरी मिलने वाली है, और सालों साल तक अगर नौकरी ना मिले तो वाकई बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। मैं समझ सकता हूं आपके पास जो लेटर आए होंगे, जो भावुकता उन्होंने पेश करने की कोशिश की है, क्योंकि नौकरी ना होना किसी एक युवक के लिए, एक किशोर के लिए क्या समस्या होती है, वो तो बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है। ऋतुपर्णा जी, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे, और आपसे मैं सवाल ये कर रहा था कि आखिर क्या वजह है, क्यों ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही, दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? Okay, thank you so much for having me on the show. I'm sorry for the problem. The problem is that I don't think ऐसी कोई भी organizations उनको अच्छा नहीं लगता होगा, और this is not something जो track record है IT sector का कि वो लोग offer letter दे और उसको ऐसे ही honor ना करे until unless there is a very valid reason, and it is a fact. And I think I know there's a lot of talk about the wages given to the senior officials, but it's a fact that worldwide, ऋतुपर्णा जी, मेरी गुजारिश होगी कि हिंदी में बात करें। IT सेक्टर अब बहुत ही एक टफ पीरियड से गुजर रही है, तो it's not really something which is just ऐसे ही बोलने के लिए है, but it's a fact. And it is honest, बहुत ही दुख की बात है कि इतने सारे employees, rather little bit of a difference, इतने सारे candidates हैं जिनको ऑफर मिला हुआ है और वो ऑनर नहीं हो पा रही है, एंड ऑफ कोर्स माय सिंपैथीज, बट प्रॉब्लम इज दैट ये ऐसा सिचुएशन है वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कैंडिडेट इज स्टिल नॉट दैट ऑफ एन एम्प्लॉय एंड एन एम्प्लॉयर, और इस वजह से द लेबर लॉज जिसकी हमने काफी देर से हम बात कर रहे हैं डू नॉट अप्लाई। मैं समझाने की कोशिश करूंगी क्यों टेक्निकली इट इज इम्पोर्टेंट, ये चीज हम अपने पूरे डिबेट में समझने की कोशिश करें। जब ऑफर लेटर दिया जाता है, जैसे ये आई एम टॉकिंग कंप्लीटली लॉ के पर्सपेक्टिव से, जैसे इट इज नॉट बाइंडिंग ए कैंडिडेट, वो एक्चुअली वो ऑफर लेके ज्वाइन करे, there is a leeway even for organization, जब तक वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं आती और जब तक वो ज्वाइन ना करे, विथड्रॉल या पोस्टपोनमेंट हो सकती है। और आप लोग सब समझ रहे होंगे ये बहुत ही बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो लीगली टेनेबल ना हो। नहीं मैम, वो तो हम समझ रहे हैं कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसा कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन गलत जो होता दिख रहा है उसको क्या उसकी परिभाषा क्या दी जाए, क्योंकि इनका समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो आप लोग को समझना चाहिए। जो चीज आईटी इंडस्ट्री के साथ चल रही है ये कल नहीं हुआ है, पिछले कम से कम 1 साल से ज्यादा इस इंडस्ट्री में ऐसी माहौल बनी हुई है, और इसका मतलब ये है, और सेंसिबल जो सजेशन मैं दे सकती हूँ कि वो ऑफर को ऑनर करे ना करे उसके लिए वेट करना आई थिंक इज नॉट समथिंग एडवाइजेबल। लेकिन इस बीच कंपनी भी तो क्लैरिफिकेशन दे सकती है ना मैम, जैसे उन्होंने ऑफर दिया है। मैं एक चीज आपको बताऊं, सबको अपना देखना चाहिए, सबको अपना सोचना चाहिए।
अगर उनको कहीं और से ऑफर आ रहा है, मैं आप लोगों को एक चीज सिंपली बताऊं, आईटी सेक्टर के अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो हायरिंग करते हैं और जहां अच्छा करियर बनते हैं। प्रॉब्लम है हमारा ये जो एक सोशल हमने बना लिया है कि अगर हम इन्फोसिस या विप्रो या टीसीएस में काम करेंगे तभी हमारा औहदा है, तभी हमारा करियर है। ये गलत है, ये सोच को चैलेंज करना चाहिए। जो हो रहा है ये सरप्राइज नहीं है, ये हमको सरप्राइज पता नहीं था है, मैं कम से आपकी कम बात से समझ 12 रहा हूँ, महीने लेकिन से। उन बच्चों के करियर का क्या जो उस बड़ी कंपनी के भरोसे जैसे बैठी हैं जैसे साल कोई दो साल किसी तक। को अगर कंपनी को जब किसी को ऑफर लेटर देती है, आपने शायद इस तरह के शो में पहले डिस्कस किया होगा, एक बहुत ही हाई लेवल ड्रॉप आउट लेवल है। इसका मतलब है कैंडिडेट ऑफर लेते हैं और ऑर्गेनाइजेशन वेट करते हैं और वो ज्वाइन नहीं करता है। तब ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई उपाय है कि फोर्सिबली ज्वाइन करे या कोई नाराबाजी करे या प्रोटेस्ट करे। सेम रूल अप्लाई होता है उल्टे साइड में। गलत है, पता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलीगल है। कोई ऐसा सिचुएशन करना नहीं चाहता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है जब आप मजबूर हो जाते हो ऐसा कदम लेने के लिए। तो मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, मैं किसी का साइड नहीं लेना चाहती। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, बता रही हूँ क्या करना चाहिए। बिल्कुल। हम देखिए, हमारी सबकी चिंता वो 10,000 लोग हैं, वो 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं जो एम्प्लॉय बनने की कोशिश कर रहे हैं उन बड़ी कंपनियों में। हमारी चिंता ये है कि अगर बड़ी कंपनियां ऑफर देती हैं, एम्प्लॉयज़ को ऑफर लेटर देती हैं, ज्वाइनिंग लेटर देती हैं, तो साल 2-2 साल वेट कराने का तुक क्या है? मैं सिर्फ उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप जैसे ऑफर लेटर देते हैं वैसे ही एक ईमेल में रिप्लाई भी कर सकते हैं कि अभी हमको जरूरत नहीं है, आप कहीं और देख लें। क्या ऐसा रिप्लाई किसी के पास आया है? नहीं आया है। हरप्रीत जी, मेरा आपका पॉइंट मैं समझ रही हूँ। मैं बोल रही हूँ अब सबको अपना देखना चाहिए। ये बड़ा कंपनी का जो कैरेट है ये सामने लेके घूमना अपना करियर का बर्बादी है, टू बी ऑनेस्ट। एंड यू शुड जस्ट फोकस ऑन अपना करियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए और जो जॉब मिल रहा है वो लेना चाहिए। जब माहौल बदलेगी सिचुएशन भी बदलेगा, पल्ला भी हिलेगा इधर से। अब आईटी इंजीनियर्स अगर इंजीनियर हैं तो वो इंजीनियरिंग की ही जॉब करेंगे। अब जो जॉब मिल रहा है तो बट इसका ये गलत सोच है कि हरप्रीत जी आपके पास मैं लौटूंगा आपके पास। हरप्रीत जी आपके पास आएंगे। सर, ये जो 2-2 साल से लड़के वेट कर रहे हैं अपने जॉब के लिए, इनके करियर का जिम्मेदार कौन है? फिर सबको अपनी देखनी चाहिए तो ठीक है, तो वो अपना देखेंगे, अपने करियर को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो एक कंपनी की आस में अगर 2-2 साल तक बैठे हैं तो उनके करियर की जिम्मेदारी कौन लेगा? वो खुद जिम्मेदार है, गलती कर दी उन्होंने पढ़ाई करके, इंजीनियरिंग करके। दीपक जी, सेंटिमेंट्स असाइड, मैं मैम के क्वेश्चन का पहले जवाब दूं, फिर आपके प्रश्न के ऊपर आता हूँ जी। मैम की एक बात बोली है मैम ने कि सबको अपना देखना चाहिए, और ठीक है, ऑनबोर्डिंग कैंपस हायर्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं लेटरल हायर्स का भी आपको प्रश्न बताता हूँ कि टीसीएस ने पिछले साल 750 लेटरल हायर्स को हायर किया। हायर करने के बाद उनको डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी दी, ऑफर लेटर भी दिया, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाले दिन जब मुंबई के ऑफिस में एम्प्लॉइज, जो मेरे यूनियन के सदस्य हैं, एम्प्लॉइज दरवाजे पर जाकर खड़ा है ज्वाइनिंग करने के लिए और उसको एचआर ने वहां से लौटा दिया, वापस भेज दिया। माय गॉड। किस बेसिस के ऊपर? और वो सब लेटरल हायर्स हैं, फ्रेशर्स नहीं है। 7-7, 8-8 साल दूसरी कंपनियों में काम कर रहे थे वो एम्प्लॉइज, और उनको कंपनी ने बोला है कि आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम 3 मंथ से डिले कर रहे हैं। 3 महीने के लिए उनको कोई कंपनसेशन नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई पैकेज नहीं। कोई बैंक लोन वाला ये नहीं कहेगा, होम लोन वाला ये नहीं कहेगा आपकी सैलरी नहीं आ रही 3 महीने, तो 3 महीने हम वेट कर लेते हैं, आपको हम ईएमआई नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं होता। सब अपना अगर देखने लगे, सब अपना देखते ही हैं, सबको अपना देखना ही पड़ता है एंड ऑफ द डे। लेकिन अगर कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करें, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, कंपनी का ऑफर लेटर, कोई वर्बली कॉन्ट्रैक्ट, वर्बली बातचीत नहीं हुई है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट की वो जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करता है या नहीं करता है, ये कोई इंडिविजुअल नहीं बताएगा, ये कोर्ट बताएगा जब हम पीआईएल फाइल करेंगे। और आपके प्रश्न के ऊपर अगर मैं आऊं, ये इंजीनियर्स हैं, तो ये कंपनी के पास में उनके दरवाजा खटखटाते हुए नहीं चले गए कि टीसीएस मेरे को जॉब दे दो, इन्फोसिस मुझे जॉब दे दो। कंपनीज इनके पास कॉलेजेस में गई हैं, कंपनीज ने वहां पर कैंपस हायर किया है, कंपनीज ने वहां पर प्रोग्राम्स लगाए, बड़े बड़े कैनोपीज लगाए हायरिंग के लिए। तो उनको फॉल्स प्रॉमिस देना क्या कानूनी जुर्म नहीं है? करेक्ट।
किसी भी एम्प्लॉय के फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ करने का हक किसने दिया इन आईटी कंपनी को? ठीक। और अगर आईटी कंपनीज घाटे में है तो मुझे बैलेंस शीट निकाल के दिखा दीजिए कि पिछले 3-4 साल से आईटी Very कंपनियां interesting. और आईटी सेक्टर बहुत तकलीफ में है, बहुत दिक्कत में है। 166 करोड़ रुपए आप एक सीईओ को दे सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉइज जिसका घर और चूल्हा चौका सब रुकवा दिया है आपने, उसको आप 3.5 लाख के पैकेज बिल्कुल। पे हायर नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल कहाँ ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक है सर? हमारे यहाँ डिमांड की कहाँ कमी है? अगर डिमांड की कमी होती तो एजुकेशन सिस्टम बंद ही कर देता है एजुकेशन। ठीक बात है। इंजीनियर्स पैदा ही क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल ऋतुपर्णा मैम, एक बार मैं आपके पास आपने तो लौटूंगा। मन बना लिया सर जी, आप मेरे से क्यों सवाल पूछ रहे हो? नहीं मैम, हमने कोई मन नहीं बनाया है, नहीं, हमारे आपने पास बना डेटा लिया है, हम उस डेटा पे बात कर रहे हैं। हमने कोई स्पेसिफिक 2 लोग खोज के ला के मैं बिठाए आपको नहीं जो है। बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे किसी आईटी कंपनी का एग्जैक्टली मैम, representative हम किसी आईटी कंपनी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम एक डेटा है, उस डेटा पर डिस्कशन करने की कोशिश करें। अब जैसे आपने एक जिक्र किया कि सबको अपना देखना चाहिए, तो अपना देखने के मैं चक्कर में ही आपसे कुछ एक सवाल पूछ रही हूँ। मैम मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अभी जैसा कि आपने बोला कि अपना देखना चाहिए, तो अपना देखने के चक्कर में ही तो कुछ इंजीनियर्स ने मून लाइटिंग शुरू कर दी थी, तो फिर उसको सही साबित कर देना चाहिए था। मैं आपको एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप लोगों का ऐसा क्यों सोच है कि इंजीनियरिंग किया है तो सिर्फ आईटी में ही नहीं काम मैम, करना इस पे है? हम लौट के आएंगे। अभी नहीं, आपने अभी जो हरप्रीत सर, प्रॉब्लम, अगर मेरी बात सुनिए, अभी हरप्रीत जी ने जो बातें कही कि एक कंपनी ने उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया, ऑफिस में बुला लिया, ऑफिस में उनसे साइन कराने के बाद में उनको ज्वाइनिंग नहीं कराई गई, अब इसको क्या कहेंगी आप? मैं बोल रही हूँ, ऑफ कोर्स गलत लगता है, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, बट मैं एक चीज बता रही हूँ, अगर वो इलीगल था, कोर्ट है ना, इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं आपको बता रही, पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे किसी आईटी कंपनी के तरफ से तरफदारी करने नहीं आई हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कैंडिडेट्स को अपना सोचना चाहिए। ये जो हमने एक इमेज बना के रखा है कि हम इंजीनियर बने हैं सिर्फ आईटी सेक्टर में काम करने के लिए, ये गलत है। ये मैसेजिंग चेंज होना चाहिए। हर सेक्टर आज ढूंढ रहे इन बच्चों को, और आप कह रहे हो कि वो 2 महीने से और सालों से वेट कर रहे हैं, वो आईटी कंपनी उनको आके बिल्कुल मैम, मैं सहमत हूं आपकी बात से। मेरा एक सवाल आपसे यह है कि जो काम मुंबई की इस कंपनी ने किया, जिसका जिक्र अभी हरप्रीत जी ने किया है कि ऑफिस में बुलाकर ज्वाइनिंग लेटर देकर उनको ज्वाइन नहीं कराया गया, सेम चीज अगर एम्प्लॉय ने की होती, सारा लेटर ले लेता, ज्वाइन कर लेता और अगले दिन से ना आता। बट कुछ नहीं कर पाएंगे कंपनी। अगर कंपनी से ऑफर लेटर लेके कोई ज्वाइन नहीं करता, ऐसा नहीं है मैम, लीगल एक्शन तुरंत हो जाते हैं। अदरवाइज हम लौटेंगे। अब लौटेंगे एक बार। हरप्रीत सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि ऐसे में ये जो लोग हैं, फ्रेशर्स हैं, जो अभी इंतजार कर रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग का, इनके पास विकल्प क्या है, क्या करें? सर देखिए, इनके पास में अभी कंप्लीटली ओपन मार्केट है। मेरी यूनियन के तरफ से भी मैंने उनको यही सलाह दी है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर भरोसा मत रखिए, क्योंकि ये ट्रेंड जो है हम पिछले 3 साल से देखते हुए आ रहे हैं। तो ओपन मार्केट है, आप जॉब सर्च कीजिए, आपको जहां जॉब मिलता है, जहां ऑफर लेटर मिलता है, वहां जहां ज्वाइनिंग मिलता है, वहां आप चले जाइए। एक सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये आती है कि जब ये जो कैंपस रिक्रूट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, एक तो सर ये लोग मार्केट से अभी इतना ज्यादा घुले मिले नहीं है। ये फ्रेशर्स हैं, अभी जस्ट पढ़ाई करके आए हैं बाहर। ये ऐसा नहीं है कि 2-4 साल एक्सपीरियंस हो चुके हैं या 3-4 आईटी कंपनीज में काम कर चुके हैं तो इनको पता चले कि आईटी सेक्टर एक्चुअल में वर्क कैसा करता है। तो ये फ्रेशर्स हैं, तो इनको प्रॉपर गाइडेंस, सपोर्ट और हर तरीके की हेल्प की जरूरत है। तो इसलिए गवर्नमेंट से भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि इनके लिए कुछ ना कुछ काउंसलिंग टाइप एक स्टार्ट होना चाहिए प्रोसीजर, जहां पर ये लोग अपना रिज्यूमे, बायोडेटा जो कुछ भी है वो अपडेट कर सकें, और गवर्नमेंट के पास में भी एक डेटा हो कि इतने फ्रेशर्स हमारे पास स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। दूसरी चीज, जहां एम्प्लॉइज की और कंपनी के रिलेशनशिप की बात आती है, तो कंपनीज को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपके पास में कैपेसिटी नहीं है हायर करने की, या आपके पास में हायरिंग करने की कैपेबिलिटी नहीं है, या इनको पे करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप कम से कम हायरिंग ना करें, और लोगों को कम से कम अंधेरे में ना रखें कि आप लेटर देने के बाद फिर उनको ज्वाइन ही ना करा रहे हों, 2-2 साल तक इंतजार करा रहे हों। तो फिलहाल ये बड़ी ही बुरी स्थिति है कि जब फ्रेशर्स का इंडस्ट्री में आने से पहले ही इस तरह का एक्सपीरियंस होगा, तो आगे फ्यूचर में उसका क्या एक्सपीरियंस होगा आप समझ सकते हैं। और चिंता बहुत बड़ी है, छोटी चिंता नहीं है, क्योंकि 10,000 लोग हैं और 10,000 लोगों की नौकरी का सवाल है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका ऋतुपर्णा जी, हरप्रीत सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए।